एग्जाम्पल नंबर 2 पूछा है सिमरन ने, एक कोई ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम उसे समझेंगे और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। 28 तारीख को है, मनोज कुमार से माल के लिए आदेश प्राप्त हुआ। तो जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो समझ में आने जैसा है? मुझे खुद मेरी आवाज बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन आप लोग बताएं सुनने में आ रहा है? यस सर। यस ओके सर। ओके। मनोज कुमार से माल के लिए आदेश प्राप्त हुआ है 2600 रुपये। और अगर आप नीचे एंट्रीज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि 28 तारीख की कोई एंट्री नहीं की गई। क्यों नहीं की गई है इसे समझेगा। माल के सिर्फ आदेश मिलने की हम कोई एंट्री इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। ट्रांजैक्शन सिर्फ तब पूरा होता है जब आदेश मिला और आदेश पाने के बाद आप माल को भेज दें उसके यहाँ और उसे डिलीवरी मिल जाए। जिस समय डिलीवरी उसे मिल जाएगी, डिलीवरी मतलब माल जो है तो उसके गोडाउन तक पहुंच जाए, तब माना जाएगा कि विक्रय हुआ है। सिर्फ आदेश प्राप्त हो जाना ये विक्रय नहीं है और इसीलिए इसकी एंट्री नहीं करते। बहुत अच्छा सवाल पूछा सिमरन ने, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सवाल अगर आप में से किसी और के जहन में तो पूछ सकते हैं। सिमरन ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ओके, और कोई सवाल? देखिए सवाल एग्जाम्पल नंबर 2 में और भी हो सकते हैं। अगर आप 30 तारीख का बता। अगर 30 तारीख अभी हम बता रहे हैं, इसके अलावा बारी बारी से जो भी डाउट्स हो, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 में वो पूछ लीजिए, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 में भी हम जाएंगे। ठीक है, अगर आप पूछना बंद कर देंगे तो फिर जितने बच्चे हैं फिर इनमें से किसी से भी हम पूछेंगे। तो पहले आपके पास मौका है, पूछ लीजिए जो कुछ भी लगता हो। सर 28 नहीं, उसके अमाउंट के ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये क्यों? ये वन का मतलब ये होता है कि ये सोल्यूशन है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और 1 यहाँ लगा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जब आप इसका सोल्यूशन नीचे तक देखेंगे तो यहाँ पर देखिए संकेत 1 दिया है, देख पा रहे? इसका क्या लिखा है? मनोज कुमार से प्राप्त आदेश के लिए कोई जनरल लेखा नहीं होगा क्योंकि यह वास्तविक लेन देन नहीं है। तो ये 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन में या सोल्यूशन में कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसका एक्सप्लेनेशन नीचे कहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो एक 1 दिख रहा है, दूसरा एक 2 भी है संकेत में, तो वो कहाँ है? वो आपको सोल्यूशन में कहीं दिखना चाहिए। तो संकेत 2 इन्होंने क्या दिया है? व्यापारिक छूट काटकर लेखा किया जाता है। ठीक, अब सवाल यह है कि व्यापारिक छूट कहाँ दी गई है? व्यापारिक छूट यहाँ दी गई है, सुरेंद्र से 2.5% व्यापारिक छूट पर 800 रुपये मूल्य का माल खरीदा गया। इसमें बिंदी एक्स्ट्रा हो गई है, 800 रुपये मूल्य हटा देंगे। ठीक है, तो 800 रुपये का मूल्य है और 2.5% का डिस्काउंट है। तो इसके आगे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कोई अमाउंट नहीं लिखी है क्योंकि इसका मूल्य यही दे दिया गया है, तो अमाउंट की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ये जो व्यापारिक छूट है इसी के लिए इन्होंने संकेत पीछे दे दिया है और ऊपर यहाँ पर इन्हें छूट के ऊपर कहीं 1 लगाना चाहिए था, वो ये लगाना भूल गए, मतलब 2 लिखना चाहिए था 2.5 के आसपास, कि उसका संकेत नीचे दिया गया है संकेत नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा करना चाहिए। जैसे संकेत नंबर 2 यहाँ दिया गया है तो व्यापारिक छूट से संबंधित है, तो क्वेश्चन में जहाँ पे भी व्यापारिक छूट आती है, जैसे ये यहाँ आई है, तो इसपे जैसे यहाँ पे 1 बना दिया गया है ऐसे यहाँ पे 2 बना देना चाहिए था, नहीं बनाया, छूट गया। तो आप समझ गए होंगे कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे अप्रैल 15 वाले को, तो 800 का 2.5% निकालेंगे पहले, वो कितना आएगा? देखिए मैं आपको मैथमेटिक्स में एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाए। अगर किसी भी नंबर का
आपको 10% निकालना। कितना? 10%। 10%। तो आप एक जीरो हटा दीजिए केवल। अगर आप एक जीरो हटा दें तो क्या बचेगा? 80। किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना हो, जैसे 4000 का 10% निकालना है, तो एक जीरो हटा दीजिए, क्या बचेगा? 400, 400। है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं 2600 का 10% बताइए कितना होगा? तो सर 260। 260। 2500 का? 250। 250। 495 का? 400। अब इसमें कोई बताए? 49.5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। 49.5। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मगर ये कैसे किया गया? देखिए समझिएगा, हम जब 4000 का 10% निकाल रहे थे तो हम और कुछ नहीं कर रहे थे। 4000 में हमें पता है कि डेसिमल जो होता है वो यहाँ होता है, और इसके बाद हम जितने चाहे उतने जीरो बढ़ा सकते हैं, है ना? तो हम केवल डेसिमल यहाँ से हटा करके एक डिजिट हम यहाँ ला रहे थे लेफ्ट में, और ये 400 बच रहा था। ठीक, यानी कि अगर किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर हमें 495 का 10% निकालना है तो डेसिमल अभी यहाँ है, और अभी ये डेसिमल कहाँ जाएगा? 9 के बाद, यानी कि 5 के पहले, तो ये 49.5 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने ये देख लिया कि अगर जीरो वाली संख्याएं हैं तो एक जीरो कट जाएगा, या यूं कहें कि डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है अगर हमें 10% निकालना है। एक और सवाल, अगर हमें किसी संख्या का 1% निकालना हो तो डेसिमल लेफ्ट साइड में कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 2 डिजिट। 2 डिजिट, है ना? बिल्कुल सिंपल, याद रखिएगा। चलो, अगर मैं पूछूं आपसे 770 का 1% कितना होगा? सर 7। 5.7। 7.70। 770 का 1%, एक 1%। सर 7.70। 7.7। हाँ, 7.7, राइट? तो ये 7.7 हो जाएगा। और अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर 1% निकालना है तो 2 डिजिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा डेसिमल, और अगर 10% निकालना है तो 1 डिजिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। अब अगर आपने 10% निकाल लिया है, हम आते हैं वापस 800 का 2.5% कितना होगा? अगर ओरल करना हो, हमें पेन का यूज ना करना हो, ओरल करने से दो चीजें होंगी, स्पीड बढ़ेगी आपकी, ठीक है, और दिमाग का आप जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे, याद रखिएगा, दिमाग आपका उतना ही शार्प होगा। इसीलिए तमाम तरह के साइकोलॉजिस्ट आपसे तमाम तरह की पजल्स सॉल्व करने के लिए कहते हैं। पजल्स क्यों सॉल्व कराते हैं? दिमाग का यूज जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपका दिमाग शार्पर होता चला जाएगा। चेस क्यों खेलते हैं? ताकि दिमाग आपका ज्यादा शार्प हो। आप देखिए, चेस खेलने वाले जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा माइंडेड माना जाता है, ब्रिलियंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग का बहुत यूज कर रहे होते हैं। तो दिमाग का यूज करिए। 2.5% अगर निकालना है तो आप 2.5% निकालने के लिए क्या करिए? 10% का आधा 5% होता है ना, और उसका भी आधा 2.5% होता है। क्लियर? तो अगर 80 का 10% निकालना, 800 का 10% निकालना हो तो 80 आएगा, कोई दिक्कत? नो सर। और अगर हम इसका आधा कर ले, आधा करने पर 40 हो जाएगा, लेकिन आधा जब करेंगे तो केवल 5% होगा, और हमें पता है 2.5% 5% का भी आधा होता है। तो हम क्या करें? 80 का आधा 40 आया था, और 40 का आधा कर लिए 20 आ जाएगा। ये बहुत क्लियर है। यानी 2.5% कितना होगा? 20। तो अब 20 घट जाएगा 800 में से, तो क्या बचेगा? 780। 780। ठीक है, ये यहाँ पर 1 जो लिखा है इसको आप 2 कर लीजिए, बेसिकली 2 है, ठीक है, क्योंकि ये संकेत नंबर 2 यहाँ दिया गया है। और संकेत नंबर 2 है क्या? संकेत नंबर 2 ये था कि व्यापारिक छूट काट कर लेखा करना है। व्यापारिक छूट 2.5% थी,
800 का 2.5%, यानी कि 10% का 1/4, तो 10% 80 होता है, उसका भी 1/4 कर लिया तो 20 आ गया। देखिए ये बात जो मैंने बताई है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप कैलकुलेशन जल्दी कर पाएंगे, अगर नहीं आई तो थोड़ा सा समय लगेगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं, आप में से किसी से भी पूछूं, देखिए कोई बता पाता है क्या? कोई मुझे बताए 800 का 3% कितना होगा? 800 का 3%। मैथ की क्लास एक 24 तरह से हो गई। बताए 24 24 कैसे आया? 24 कैसे आएगा? सर वो 1 0 से नीचे का 100 कट जाएगा और 24 हो जाएगा। हाँ, अगर कैलकुलेशन ना करना चाहे, चलो ये तो 800 है, मान लेते हैं कि कैलकुलेशन बड़ी हो, ठीक है, चलो पहले 800 की बात कर लेते हैं। देखिए 1% जो होता है वो 2 जीरो हटा देगा, 8 बचेगा, उसका 3 गुना कर लीजिए, 3%, 24 होगा, है ना? अगर आपसे कहा जाए 7%, तो आप 1% पहले निकालिए, 7% कहा गया, अगर 1% निकालिए कितना आ जाएगा? 8, और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब आपके अपने तरीके हो सकते हैं, ये तरीका एक है, जरूरी नहीं कि यही तरीका आप अपनाएं, ये भी एक तरीका कैलकुलेशन का हो सकता है। तो ये 15 और 30 तारीख वाले, अब 30 तारीख वाला एक पूछा है, वेतन 200 है, मजदूरी 50, किराया 150, कार्यालय में 100। देखिए अगर केवल वेतन दिया गया होता था तो आप क्या करते थे? सैलरी एक खर्चा था, एक्सपेंस था, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसे आप डेबिट करते, और आपने चूंकि चुकता किया है, मतलब पेमेंट गया है, यानी कैश गया होगा, कैश जाने पर क्या होता है? क्रेडिट, तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनती? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लिया किसी और डेट में मजदूरी होती 50, तो आप उसे अलग से एंट्री करते हैं, मजदूरी यानी वेजेस अकाउंट डेबिट 50 टू कैश अकाउंट। लेकिन चूंकि एक ही दिन में ये दोनों वे दिए जा रहे हैं 30 तारीख को, और दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो जैसे पाने वाला कैश अकाउंट है, मतलब क्रेडिट होने वाला केवल कैश अकाउंट है, तो हम क्यों ना इस एंट्री को, दो एंट्रीज को कंबाइन करते हैं, इसको कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। तो हमने दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या किया? कंबाइन करने के लिए क्या किया? सैलरी अकाउंट 200 से डेबिट कर दिया, पीछे देखिए, वेजेस अकाउंट जितना है 50 से डेबिट कर दिया, कुछ और खर्चे थे, रेंट अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, सबको कर दिया डेबिट, और इन सब के टोटल से जो कैश हमारा इन टोटल गया है वो क्रेडिट कर दिया। बताइए कोई दिक्कत है? इस एंट्री को क्या बोलते हैं? इस एंट्री का नाम क्या अभी मैंने बताया? कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। आप आम बोलचाल की भाषा में इसे कंबाइंड एंट्री भी बोल सकते हैं, कंबाइंड, कंबाइंड, ओके, COMBIND। तो पहला ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, अब सभी को हो गया क्लियर? यस सर। चलो अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ, वो जिससे पूछूंगा उसे बताना होगा, या तो अभी कुछ पूछना है जिसको वो पूछ ले। सर ये 22 वाला और बता दीजिए। अमरनाथ से प्राप्त हुए हैं, है ना ये वाला? यस सर। अमरनाथ से जब प्राप्त हुए हैं तो प्राप्त हुआ है नहीं। क्या? हाँ, सुरेंद्र का हिसाब चुकता किया ये ओके वाला। ओके ओके, 22 वाला, सुरेंद्र का हिसाब चुकता किया 770, ये समझने जैसा है बिल्कुल, और अच्छा पूछा, क्योंकि मैं शायद अगला सवाल यही पूछता, क्योंकि ये आप सबको पूछना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आपने पूछ लिया। किसने पूछा है ये, नाम बताइए? मैंने सिमरन। सिमरन ने पूछा, बहुत अच्छा। सिमरन आपने इससे पहले भी बहुत अच्छा सवाल पूछा था, और ये सवाल भी अच्छा है, देखिएगा, समझिएगा। सुरेंद्र से हमने जो माल खरीदा था वो 15 तारीख को खरीदा था, कितने का खरीदा था? 770। 780, ठीक है। और नीचे इसमें कहा गया है 22 तारीख में क्या कहा गया है? उसका हिसाब हमने चुकता किया है, और उसको दिए कितने हैं? 770 केवल।
770। ठीक है, हमने उसका हिसाब चुकता किया और उसे दिए केवल 770। देना कितना था? 780, क्योंकि हमने उससे उसको जो माल हमने उससे खरीदा था वो 780 का था। अब 780 के माल के बदले अगर हम 770 दे रहे हैं और ऐसा करते हुए उसका हिसाब चुकता हो रहा है, मतलब हिसाब किताब बराबर हो रहा है, अकाउंट सेटल हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा होगा? इसका मतलब ये है कि पेमेंट पर उससे हमें एक और डिस्काउंट मिली है। एक तो ट्रांजैक्शन के समय हमें डिस्काउंट मिली थी जिसका नाम था व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा 10 रुपए का डिस्काउंट हमें जो अभी मिल रहा है वो मिल रहा है पेमेंट के समय। तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है क्या पेमेंट के समय कौन सी डिस्काउंट मिलती है या कौन सी डिस्काउंट दी जाती है? नगद छूट। नकद छूट, बिल्कुल सही जवाब है। नकद छूट किसने बोला था सबसे पहले? सर हमने जेसिका। जेसिका, बहुत अच्छा जेसिका। तो नकद छूट जो होती है उसका हम अकाउंटिंग बुक्स में लेखा करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट का लेखा नहीं करते हैं। इसीलिए जो 15 तारीख वाला आपने एंट्री की है उसमें ट्रेड डिस्काउंट शब्द कहीं नहीं आया, केवल परचेज अकाउंट 780 से डेबिट किया। ट्रांजैक्शन ही 780 माना गया था, भले गुड्स 800 का था। जब हमने उसमें 20 रुपए छोड़ दिए तो इसे केवल 780 का माना गया। लेकिन अब आते हैं 22 तारीख को। 22 तारीख में हमें कैश मिल कितना रहा है, साफ साफ दिया है। कितना कैश मिल रहा है? अगर आप देखिए 770 रुपए, सॉरी कैश कितना देंगे, हम पेमेंट कर रहे हैं ना तो कैश तो जाएगा, आई एम सॉरी, कैश इज गोइंग आउट एंड देयरफॉर कैश इज टू बी क्रेडिटेड। यस और नो? यस सर। कैश जाता है तो क्रेडिट होता है और जितना जाएगा उतना ही क्रेडिट होगा। तो ये 770 कैश हमारा गया। दूसरी बात यह है कि 10 रुपए हमने दिए नहीं है लेकिन सुरेंद्र का हिसाब हमने चुकता कर दिया है पूरे 780 का। तो हम सुरेंद्र को मानेंगे कि इन्होंने 780 रिसीव कर लिए, भले वो रिसीव 770 कर रहा है लेकिन चूंकि हिसाब जो है वह 780 का क्लियर हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि इनको 780 रुपए रिसीव हुए। तो हम सुरेंद्र को डेबिट करेंगे 780 से। क्यों करेंगे? क्योंकि सुरेंद्र इज द रिसीवर, रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। अब रही बात जो डिफरेंस है 10 रुपए का, ये क्या था? ये है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट यहाँ पर हमें मिल रही है तो ये हमारे लिए एक तरह की इनकम है। जब कैश डिस्काउंट हम किसी को अलाउ करेंगे, जब हम किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे, तो अगर मान लिया किसी से हमें 780 रुपए रिसीव करने थे और हमने उससे केवल 770 रुपए रिसीव किए और 10 रुपए छोड़ दिए, तो वो हमारे लिए लॉस नहीं होगा? वो एक तरह का हमारे लिए लॉस है या उसे हम एक तरह का खर्चा कह लें। ठीक है, तो हमने खर्चे के तौर पे उसे डेबिट करना होगा। यहाँ पर जब हमने 10 रुपए नहीं दिए तो ये 10 रुपए हमारे बच गए, ये 10 रुपए हमारे लिए एक तरह की इनकम हो गए और बतौर इनकम हम डिस्काउंट अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो पूरी एंट्री बनी सुरेंद्रा डेबिट 780 टू कैश अकाउंट 10 रुपए टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पर ज्यादा एक्यूरेट होगा अगर आप लिखें डिस्काउंट रिसीवेबल अकाउंट। क्या लिखें? डिस्काउंट रिसीवेबल नहीं, सॉरी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्योंकि ये मिल गई है डिस्काउंट। और जब आप पेमेंट किसी से प्राप्त कर रहे होंगे तो उसे बोला जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या बोलेंगे? कोई है? हाँ, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ओके, ये कब होगा? जब हमें पेमेंट हम किसी को कर रहे होंगे, सॉरी किसी से रिसीव कर रहे होंगे पेमेंट, यानी कि जब हमने किसी को माल बेचा होगा वो हमें पेमेंट कर रहा होगा, समय से पहले कर रहा होगा, या किसी भी वजह से अगर हम उसे कैश डिस्काउंट दे रहे होंगे जल्दी पेमेंट पाने के लिए, तो वहां पर जो डिस्काउंट यूज में आएगा वो एक खर्चा होगा, उसे हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बोलेंगे। है अभी इस क्वेश्चन सर में। हाँ, सर पता कैसे चलेगा कि इतने का ही डिस्काउंट देना है? हम लोग तो 10 ही क्यों दिया है, यहाँ पे 20 भी तो कर सकते थे। 15 अप्रैल को आप देखिए 780 रुपए से आपने सुरेंद्र को डेबिट किया था।
क्रेडिट किया था। इसका मतलब है सुरेंद्र को आपको देना कितना था, 780 रुपए। सर 22 आपकी अप्रैल, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस सर। आप बताइए, अभी आ रही है आवाज? यस यस सर। सर आ रही है। ओके, 15 अप्रैल को आपने सुरेंद्र को क्रेडिट किया है शताक्षी 780 से। इसका मतलब है सुरेंद्र आपके 780 के लेनदार हो गए हैं, क्रेडिटर हो गए हैं, इन्हें आपको 780 रुपए देने हैं। 22 अप्रैल को आपके सवाल में ये कहा जा रहा है कि सुरेंद्र का हिसाब चुकता कर दिया है आपने 770 रुपए देकर। तो 10 रुपए क्या चीज होगी? जो 10 रुपए का डिफरेंस है ये हमें बताता है कि ये उतना होगा, डिस्काउंट होगा जो हमें मिल गई है सुरेंद्र से। सुरेंद्र ने सीधे सीधे 10 रुपए हमें छोड़ दिए। तो उन्होंने अगर हमें 10 रुपए छोड़ दिए तो ये हमारे लिए एक तरह की बचत हो गई, प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई। बचत कहे, प्रॉफिट कहे, इनकम कहे, ये क्रेडिट होगा। नाम इसका होगा डिस्काउंट अकाउंट। अगर ज्यादा एक्यूरेट करना हो तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक, शताक्षी 10 रुपए क्लियर हुए? यस सर। चलो अब नहीं हम सर, अपना क्वेश्चन सर एक मिनट, मतलब ये है कि 10 ही रुपए उन्होंने क्यों डिस्काउंट में लिया? वो 20 भी तो ले सकते थे, या 25, 30, 10 रुपए क्यों? अगर वो 20 रुपीज लेते तो यहाँ हमारे सवाल में 760 लिखा होता, 770 नहीं लिखा होता। ठीक है, अगर वो कुछ और मान लिया 750 रुपए लिखा होता तो इसका मतलब 30 रुपए का डिस्काउंट है। हमारे सवाल में जो सूचना दी गई है 770, ठीक है, ये 770 ही है। अब इन्होंने 10 रुपए का ही डिस्काउंट क्यों किया, ये तो सुरेंद्र बताएंगे या जो दूसरे पार्टी है वो बताएंगे। जैसे आपने आज सुबह नाश्ता किया तो आपने एक ही पराठा क्यों खाया, दो क्यों नहीं खाए, ये तो आप जाने। तो ये इनका मैटर है। लेकिन हमें सूचना जो दी जाएगी बतौर अकाउंटेंट हम वही काम करेंगे। तो हमें सूचना ये है कि 770 रुपए। अगर यहीं पे मान लिया 720 लिखा होता तो डिस्काउंट कितनी मानी जाती? अगर 770 की जगह 720 होता तो डिस्काउंट कितनी मानी जाती? 60। 60 रुपीज। तो बात क्लियर? आप लोगों के मतलब सवाल अगर देख के आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अगर आप सवाल पूछ ले तो आपको सब कुछ आ जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर मतलब जैसे पेपर में आता है तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने रुपए का डिस्काउंट उसमें लिखे। अगर हम तुम 20 पर का भी नहीं लिखे डिपेंड तो गलत करेगा, होगा। ना ना, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में 770 लिखा है तो 10 रुपए डिस्काउंट। भाई 780 रुपए हमें जिसको पे करने थे, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि 770 का पेमेंट किया गया है। तो ये तुम पर नहीं कि तुम इसे 10 मानो या तुम 20 मानो, तुम इसे 10 ही मान सकते हो। ठीक है, ये इसमें दिया गया है, हमने नहीं माना है अपने आप। मैंने कहा ना कि अगर ये 760 होता तो डिस्काउंट अपने आप 20 रुपए हो जाती। क्लियर? अगर ये 700 होता तो डिस्काउंट 70 रुपए हम मानते हैं। और हम अपने मन से नहीं मानते, हम इसको आधार मानते हैं कि ये 770, 780 रुपए देने थे, हिसाब चुकता किया कितने देके, 770। तो क्वेश्चन में ही दिया है कि डिस्काउंट 10। और कोई सवाल किसी बच्चे का? एक आसान सवाल पहले करता हूं, फिर एक कठिन सवाल। ठीक है, पहला आसान सवाल। अप्रैल 5 को अमरनाथ को माल बेचा है, ये ट्रांजैक्शन नकद है या उधार? सर उधार है। सर उधार है। उधार है क्यों है उधार? उधार है। सर, क्योंकि इसमें नेम दिया है ना, और नेम तभी होता है यस जब पर्सन का उधार नेम दिया है इस वजह से। यस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, इसका मतलब है सभी को सब कुछ क्लियर हो गया है। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन 25 तारीख का है। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। 25 तारीख को लिखा है व्यापार में प्रयोग के लिए साइकिल खरीदी 300 रुपए, और इसकी एंट्री आप देख सकते हैं 25 तारीख को की गई है। साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो असेट है, असेट का खाता उसी नाम से डेबिट हो जाता है, और कैश गया है तो कैश अकाउंट कर दिया। ये तो समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। 25 तारीख को लिखा होता निजी प्रयोग के लिए साइकिल खरीदी 300 रुपए, तो क्या एंट्री होती? ड्राइंग अकाउंट तो कैश, सर ड्राइंग अकाउंट तो कैश अकाउंट पे कितना लिखा होता, और ड्राइंग अकाउंट डेबिट फॉर पर्सनल यूज। बढ़िया, इसका मतलब ये सभी को क्लियर है
चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन किसी को कुछ पूछना है? किसी का हेडफोन प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए माइक। हाँ, सवाल पूछ लीजिए जो भी पूछना है। नंदिनी कोई सवाल है शायद आपका, पूछ लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण नंबर 1 में किसी को कुछ पूछना है? सारी चीजें क्लियर है एकदम? ये बहुत बेसिक सवाल है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। 30 तारीख वाला जो यहाँ पर दिया गया है, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ जो है केवल सीरियल नंबर है 1 2 3 4, ये डेट्स है, ठीक है। तो हमें डेट डालनी होगी कि डेट के कॉलम में, समझ गए? ये डेट के कॉलम में डेट्स पढ़ेंगी, इनको डेट मत मान लीजिएगा, ये सीरियल नंबर है, दिख रहा होगा आपको क्रम है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है, कभी आप इन्हें डेट मान बैठे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बताइए, इसमें जैसे दुकान का सर किराया एक दिया। क्वेश्चन, हाँ, सर यही वाला जो 30 वाला आपने बोला, इसमें इसने कैश लिया है, तो इसमें हम ड्राइंग्स अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं ना? कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे। कैपिटल अकाउंट से तब करते हैं जब व्यापारी ने जितनी पूंजी लगाई हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये उदाहरण 1 मैंने खोल रखा है, जनवरी 1, नकद पूंजी से व्यापार आरंभ किया 5000। तो जब आपने ये जाना तो आपने क्या एंट्री करी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5000। ये तो सभी को आता होगा। अब मान लिया कैपिटल अकाउंट कब डेबिट कर पाते हैं, मैं उसका ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ। अगर यहीं पे अगला ट्रांजेक्शन लिखा होता, व्यापारी ने 1000 रुपए की पूंजी वापस ली या वापस निकाली, ठीक है, पूंजी निकाली, अगर ऐसा शब्द आएगा केवल, तभी हम इसकी इनवर्स एंट्री कर देंगे। इनवर्स एंट्री का मतलब होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो ड्राइंग्स के समय में, यानी निजी उपयोग के लिए अगर माल निकाला जा रहा है, तो उसका मतलब होता है कि आज व्यापारी ने पैसा निकाल लिया है, जितना निकाला है ये इसके ऊपर उधार है, आज नहीं तो कल इससे फिर से ही वापस ले लिया जाएगा। लेकिन पूंजी जब एक बार वापस ले ली जाती है, तो व्यापारी वापस नहीं करने के लिए ही वापस लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि बिजनेस में 5000 पूंजी चाहिए नहीं, वो एक्स्ट्रा है, तो वो 1000 निकाल लेगा। अगर उसे लगता है कि पूंजी ज्यादा है, तो वो पैसा जो पूंजी के तौर पे निकाला जाता है, वो परमानेंटली निकाला जाता है। जब कभी परमानेंटली पैसा निकाला जा रहा है व्यापारी के द्वारा, ये मान लीजिए, तो मान लीजिए कि पूंजी निकाली कुछ तो, अगर यहीं पे कहीं ये लिखा हो व्यापारी ने स्थायी रूप से 2000 रुपए बिजनेस से निकाले, तो अगर स्थायी रूप से लिख गया हो, परमानेंटली लिख गया हो, तो आप मान लीजिए कि कैपिटल निकाले। और ड्राइंग्स होता है टेम्परेरी बेसिस पे, कुछ समय के लिए। ड्राइंग्स का मतलब है बिजनेस से व्यापारी ने उधार ले लिया है, और उधार हमेशा लौटाना ही होता है, समझ गए? और जब स्थायी रूप से पैसा निकालता है, तो इसका मतलब है कि व्यापारी ने जब पूंजी दी थी, तो उसने बिजनेस को उधार दिया था, और उसने अपने द्वारा उधार दिए गए पैसे में से कुछ पैसा स्थायी रूप से वापस ले लिया। तो अब जो उसने वापस ले लिया, वो थोड़ी उसे वापस करना है। 5000 दिए थे, उसमें से 1000 अगर उसने वापस ले लिए, तो ये स्थायी रूप से उसने वापस लिए, तो इसे पूंजी का विड्रॉल माना जाएगा। और पूंजी का विड्रॉल जब होगा, तभी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो ये 1 2 उदाहरण हो चुका है। इसके अलावा बच्चों, हमने अभी तक इसमें दूसरा हमने पढ़ लिया, तीसरा चौथा पांचवा हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। इसके बाद में शायद छठा भी हो गया था क्या? यस सर। और सातवां एक है, ये अभी शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, पढ़ने के लिए कहा था। क्या आप में से किसी ने पढ़ा इसे? देखिए, हमारे पास 4 मिनट बचे हैं समथिंग, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए जिसको जो भी डाउट। उदाहरण नंबर 7। सर चौथा वाला। डाक पे 2000 सामान्य खर्चा है, डाक पे भी, इसे पोस्टेज बोलते हैं। पोस्टेज, POSTAGE। और अगर पोस्टेज ना बोलना चाहे तो पोस्टल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है?
पोस्टेज ही बोला है, पोस्टेज एक्सपेंसेस बोल दिया है, कोई बात नहीं, केवल पोस्टेज भी लिख सकते हैं या पोस्टल एक्सपेंसेस भी लिखा जा सकता है। खैर ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2000 है और इस पर इन्होंने कह रखा है कि जो हमारा जीएसटी एसजीएसटी लगता है वो कितना है 5% तो लगा लीजिए 5%। 2000 का 5% कितना होगा? 5% लगाया नहीं इन्होंने, एक मिनट, इन्होंने इसमें इसको 9% लगा दिया है। ऊपर वाला था ना 9% तो नीचे वाले को इन्होंने 9% कर लिया। तो क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए। पॉइंट नंबर 4 में आप यहाँ पर जो सीजीएसटी एसजीएसटी दिया गया है इसको 9% कर लीजिए दोनों। ठीक है, अब बहुत सिंपल हो गया। खर्चा कोई करते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, फिर उसका 9% निकालेंगे। तो 9% निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर आप 2 जीरो हटा दीजिए तो 1% हो गया 20, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 आ जाएगा। फिलहाल आप कर लीजिए 180 इनका टोटल 2360, ये आपके पास से कैश चला जाएगा जब आप खर्चा कर रहे हैं। और एक पोस्टेज एक्सपेंसेस पेड along with GST, along with GST भी लिख सकते हैं एंड GST चार्ज भी लिख सकते हैं, सही है। ओके, तो ये एक अच्छा सवाल था। ये किसने पूछा था? मैंने सिमरन। आज सिमरन ने तो कमाल कर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे उन्होंने। और कोई सवाल किसी और बच्चे से? सर 11 नंबर भी बता दीजिए, उपरोक्त मशीन को बेच दिया। अब उपरोक्त मशीन के लिए आप इलस्ट्रेशन सॉरी पॉइंट नंबर 10 पे जाएंगे। एक मशीन खरीदी थी आपने 9500 की, ठीक है, और उस पे आपने कुछ खर्चे किए थे। देखिए मशीन जब आती है तो डायरेक्टली काम करना नहीं शुरू कर देती है, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे टीवी है, आप लाते हैं तो टीवी बॉक्स में रखे रखे काम नहीं करेगी, उसके साथ आपको सेट टॉप बॉक्स वगैरह सब लगाना पड़ेगा। कंप्यूटर लाते हैं तो डायरेक्टली काम नहीं करता है, कीबोर्ड माउस सब कुछ सेट करना पड़ता है। तो उसमें इंस्टॉल करने पर भी जो व्यक्ति आता है वो कुछ खर्चे लेता है आपसे, इंस्टॉलेशन चार्जेस बोला जाता है। मशीनों के साथ भी वही है। तो मशीनों के जो आपने मशीन खरीदी है 9500 की, इसकी स्थापना पर आपने 500 रुपये खर्च किए। तो आपने जो मशीन खरीदी है वो 9500 की थी और 500 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो मशीन की कुल लागत बनी जाएगी 10,000 रुपये। ध्यान रखिएगा, किसी भी संपत्ति को खरीदने और उसको काम करने लायक बनाने में जो खर्चा होता है वो उसकी कीमत का ही हिस्सा होता है। तो हमारी मशीन मानी जाएगी 10,000 की। ठीक, अब इस पर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी है। तो अगर 10 नंबर देखेंगे तो आप पाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, और मशीनरी हमने पूरी 10,000 से कर ली है, इसमें कोई दिक्कत। 9,500 प्लस 500 इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब इसमें जो जीएसटी एसजीएसटी की जो रेट्स है वो इन्होंने फिर यहाँ 5% लिख दी है, इसको सही कर लीजिए, 9% कर लीजिए। क्वेश्चन में सही कर लीजिएगा किताब में सारे बच्चे। अब 9% निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है 10,000 का 9% 9 होगा। और ये एंट्री क्लियर है, कोई डाउट? सर ये काम 8 नहीं हो वाली भी गया, बता दीजिए। अभी 8 वाली बता देंगे, लेकिन पहले हमें इसके आगे वाला समझना है। उपरोक्त मशीनरी को बेचा है 5,000। ये जो मशीन हमने 10,000 की खरीदी थी जिसपे कुछ जीएसटी लगा था, तो अगर सवाल में ये कहा गया है कि 5,000 की मशीन बेची है, तो अगर आप उस पे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे अपने क्रेता से वसूल भी कर रहे होंगे। तो 5,000 में प्लस 900 और मिलेंगे आपको, हाँ या ना? यस सर। इस बात को मिताली समझ पा रहे हैं ना कि भाई आउटपुट सीजीएसटी जीएसटी तो कलेक्ट किया जाता है ना। तो उस स्थिति में भी इनकी इस एंट्री में आप यहाँ कैश अकाउंट 5,900 से करेंगे डेबिट। ये 5,900 आएगा पूरा, तो लॉस आपकी आएगी केवल 5,000। लॉस आपकी फिर 6,800 नहीं आ पाएगी या 5,900 भी नहीं आ पाएगी। लॉस मानी जाएगी कितनी?
5,000, आगे 5,900, एक मिनट बस, हाँ 5,000 के लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आएगी 5,000। ठीक, अब आप ध्यान से समझिएगा जरा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकली अब ये सही हो जाएगा, 5,900 लॉस नहीं होगी, 5,000 लॉस होगी। कैसे, ये मैं आपको बता, ध्यान से सुनिएगा। जो इनपुट CGST SGST आपने 900 यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने उसकी जगह आउटपुट CGST और SGST केवल 450 लिखा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये 450 इनपुट CGST आउटपुट CGST के अगेंस्ट एडजस्ट होगी। जो एडजस्ट नहीं हो पाएगी इनपुट CGST, वो 450 होगी। लेकिन इनपुट CGST हम कहीं ना कहीं आउटपुट CGST के अगेंस्ट एडजस्ट कर ही लेते हैं, हम कर लेंगे उसको। जितना वो बचा हुआ है 450 भी, तो वो 450 का लॉस नहीं होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, हमारा जो नुकसान, अगर यहाँ 450 रुपये मिल रहे हैं, तो एक तो 450 इनपुट CGST का जो अभी यहाँ एडजस्ट नहीं हुआ है, मतलब वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा आउटपुट में, और हमें 450 रुपये अभी नकद मिल ही रहे। तो हमें कुल मिलाकर के जो हमने 900 रुपये अलग से दिए थे, इसका हमारा कोई लॉस नहीं होता। 5,000 रुपये हमें मिल ही गए, मतलब GST का हमारा कोई लॉस नहीं होगा, ये हम समझ चुके हैं। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे 450 क्रेडिट किए हैं, लेकिन इनपुट CGST SGST जितना भी होता है डेबिट, को कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाता है। अगर इस साल नहीं हो पाएगा तो अगले साल एडजस्ट हो जाएगा, वैसे इसी साल हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा CGST का मैटर ही नहीं फंसा। 10,000 की मशीनरी हमारी लागत थी उसकी कुल मिलाकर के, और वो 10,000 की हमें 10,000 की मशीन थी, 10,000 की हमने क्रेडिट की, 5,000 रुपये हमें उसमें मशीन के लिए मिल गए। तो हमारा नुकसान कितना हुआ, 9,000। इसमें 900 तो GST की मिले, बात समझ में कि नहीं। तो मशीन पर लॉस कितना है, 5,000। 900 रुपये हमें आउटपुट GST के 450 मिल ही गए। जो इनपुट CGST SGST के यहाँ 450 एक्स्ट्रा भी रह गए, वो जब हम CGST की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो उसमें एडजस्ट। और अगर इस साल नहीं भी एडजस्ट हो पाए बेटा, तो वो अगले साल एडजस्ट हो सकते हैं। जो बचा रह जाता है इनपुट CGST का बैलेंस, वो अगले साल हो जाएगा। तो ये लॉस नहीं होने पाएगा। तो नेट लॉस हमारा 5,900 किसी कीमत पर नहीं हो सकता। हमारा नेट लॉस कितना होगा, 5,000। तो कुल मिलाकर के आप नई एंट्री जो करेंगे, यही एंट्री कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिख लीजिए कहीं पे, कैश अकाउंट डेबिट 5,900, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट 5,000, मशीनरी अकाउंट 10,000, आउटपुट CGST लिख लीजिएगा 450 से, आउटपुट SGST लिख लीजिएगा 450 से। अब ये एंट्री मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट है। और अगर आपको इसमें कोई बात अभी भी नहीं समझ में आई है तो पूछिए जरूर, बताएं। से कोई कुछ बोला, लेकिन क्या बोला ये वही सुन पाया होगा, क्योंकि उसने माइक बहुत कंजूसी में खोली। आगे बढ़े। सर जो आपने बताया वो कर सकते हैं ना। जो अभी फाइनली बोला है वही फाइनल है, जो अभी फाइनली बोला है वही फाइनल है। जो दूसरा तरीका है, वो दूसरे तरीके में भी नुकसान नहीं है, समझ लीजिए मैं बता रहा हूँ। आपने इनपुट CGST को अभी रिवर्स कर दिया है, तो जब आप रिवर्स कर देंगे और आप ये मानेंगे कि यहाँ पर आपको आप कस्टमर ने केवल 5,000 रुपये ही दिए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका लॉस पूरा का पूरा 6,800 हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर इनपुट CGST को रिवर्स कर दिया, तो आप इसे भी आगे आउटपुट CGST से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसमें दिक्कत फंस सकती। तो बेहतर है जो अभी बताया है लास्ट में, ठीक है। लास्ट वाला जो हमने
कहा कि लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो बहुत फिर से बोल दो। लिख लिया सभी ने? यस सर। किसी का छूट गया हो तो बता देना, फिर से बोल। यहाँ जो लिखा है वो सब गड़बड़ है, इसमें मत बोलिए। तो अभी आपने जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है, जो समझना था वो समझ लिया है। अगर कुछ और सवाल हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड, कुछ और पूछना चाहते हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। हाँ, मैंने आपको एक पीडीएफ और शेयर की थी बच्चों। जो क्वेश्चंस है इसमें इम्पोर्टेंट, उन क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो बहुत आसान से है। आप उन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से अपनी कॉपी पे करें। शताक्षी ने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को भेज दूंगा। शताक्षी मुझे भेज चुकी है। आप में से भी कई बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप अभी पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है कि नहीं है, सोल्यूशन भेजूंगा अभी शताक्षी के द्वारा किया गया, आप उनमें से देखिएगा। अगर आप एंट्रीज जो है वो गड़बड़ है तो आप उनसे मिला लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं अगर बात समझ में ना आए। अभी मैंने आपको एक पीडीएफ और भेजा था बच्चों, और वो पीडीएफ था बालाजी प्रकाशन से, जिसमें कुछ थ्योरी थी जीएसटी की, और उसके नोट्स भी बनाने के लिए मैंने कहा था। मुझे उम्मीद है आप सभी ने बनाए। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उन क्वेश्चंस को भी आपको करना चाहिए, कर लेना चाहिए। अभी पहले ये वाले इस किताब के क्वेश्चंस कर लीजिए आज, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, ठीक है? सर इसमें जो मतलब जितने 20 या 21 जितने भी सारे कॉपी में करने हैं ना? मैं फिर से रिपीट कर बेटा, क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहा हूँ। जितने क्वेश्चंस दिए हैं क्या वो सारे करने हैं या नहीं, ये यस पूछ रहा हूँ। सर। हाँ देखिए, जो जितने भी 20 हैं सारे के सारे करने हैं कॉपी में। हाँ, इसमें सवाल दिए गए थे, इसमें से कई सवाल तो हम बता चुके हैं, कई सवाल आपको पहले से आते हैं, ठीक है? कुछ सवालों में कुछ गलतियां भी है। गलतियों को आप जब करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है? अभी बहुत ज्यादा उसकी टेंशन नहीं लेते हैं। सवाल ठीक ना लगे उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है? अभी ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ से 16 तारीख से शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन क्लासेस में जो आपके सवाल नहीं लग पाएंगे उन्हें करा देंगे, ठीक है? यहाँ चूंकि बहुत ज्यादा सवालों में आपने जो किया है उनमें क्या गलती हुई उसे चेक करना कठिन है, और मेरे द्वारा भी सवाल लगाना कठिन है। वैसे सवाल, कुछ सवाल बोर्ड पे लगा दिए आपने कर लिए साथ साथ, और कुछ सवाल आपने कर लिए तो वो आसान रहेगा। तो प्रैक्टिस हम इन सवालों की बाद में करेंगे, डोंट वरी। अभी आप खाली इन सवालों को इस तरह से स्कैन कर लें कि आप देखें